तो हम लोग डिफरेंशिएशन लगभग जान चुके थे कि कैसे कोई फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। y जिस पे डिपेंड करेगा, मतलब y जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर y t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और उसके बाद डिफरेंट हम लोग देखे थे कि इस फॉर्म में रहेगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। x⁴n का ज्यादातर फॉर्म आएगा, 70% क्वेश्चन में x⁴n का आएगा, है ना। और सब थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन वो याद हो जाता है आपको। अब आज जो पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का पोर्शन, उसमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म है, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, आज भी पढ़ेंगे, और इसी में थोड़ा सा एडवांस रूप में जाएंगे। क्योंकि आप मैथ के हैं तो थोड़ा डिफरेंशिएशन आज कर लेते हैं, कल से इंटीग्रेशन शुरू होगा। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, चलो ये लिंकेज क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, खूब अच्छा से देखना। कह रहा है इफ ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मैं बोला था t = 0 पर जब पार्टिकल स्टार्ट अपना जर्नी करता है उस समय जो स्पीड पार्टिकल के पास होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड। ऐसे बोल रखा है ये एक पार्टिकल है और ये t = 0 है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं, ये ग्राउंड पे हैं और इस बॉडी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, कैसा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस कहने का मतलब ये बोलेंगे ऑब्जर्वर, देखिए ये जो पार्टिकल चल रहा है तो इसका टाइम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओनली टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं, तो ये कहेंगे ये पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। और यही आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, 1D मोशन, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1D मोशन। अभी बस देखना है, काइनेमेटिक्स में ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अब चलो, विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मैं बोला था t, मान लेते हैं आप कहीं पे चाय पी रहे हैं, अब बगल से कोई बाइक लेके गया, तो बाइक लेके गया सम स्पीड से गया ना, आपको बोला गया कि इस बाइक को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। तो आप कहेंगे देखिए t = 0 पर यहाँ था लेकिन उसका कुछ स्पीड था और कुछ स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। तो इसके पास सब खाका रहेगा, तो ये बोलेगा देखिए इस डायरेक्शन में इसके पास स्पीड u दिया हुआ है, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, तो इसको इनिशियल स्पीड बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना स्पीड और वेलोसिटी में, जब इसी स्पीड में डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है, तो डिटेल में वहां आप देखेंगे, है ना। अब चलिए, हाँ यू, हाँ बोलो बोलो, चलो डेफिनेशन ही सर लिखते हैं, इनिशियल इनिशियल स्पीड लिख दे रहा हूं। हाँ सर, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सर डिफरेंस, नहीं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सर इनिशियल डायमेंशन का मतलब क्या होता था, इनिशियल डायमेंशन, अभी वो सब क्या छोड़ ऊपर दीजिए, धीरे धीरे। डायमेंशन, सर थोड़ा सा बताए ना। यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ तो कल देखिए स्पीड के बारे में बताया था ना, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट था, नीचे में टाइम था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में लिखते हैं, टाइम को टी में लिखते हैं, इसमें टाइम को सेकंड में ना, है ना, तो मीटर पर सेकंड, है ना। डायमेंशन उसी का जैसे लेंथ का रहेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसको लेंथ में करते हैं ना तो एल से डिनोट करते हैं। तो देखो जैसे यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा इनिशियल स्टेज में बड़ा दिक्कत होगा। अब यहाँ पर मैं टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, एक टॉर्क क्या है, आई क्या है, अल्फा क्या है, और ये रोटेशनल चैप्टर में पढ़ना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो चैप्टर के साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी आप उसका यूनिट भी लिख पाएंगे और उसका डायमेंशन भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो पूरे फिजिक्स का अगर फॉर्मूला यहाँ लिखा जाए तो इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूं कि इसको साथ साथ चलना चाहिए। एक जगह पढ़ाने पर स्टूडेंट के ऊपर से ही जाता है। अब बताओ यहाँ टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूं, है ना,
लीनियर मोमेंटम एल का वैल्यू आई ओमेगा लिखूं तो ये सब आपके ऊपर से जाएगा कि नहीं? बोलो। एक तो ये बोल दिया हूं टर्म, उसी में आप कंफ्यूज हैं। ये अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए बोला, क्योंकि 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं। इनिशियल स्पीड, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये ऑब्जर्वर है और पार्टिकल इधर से जा रही है। जिस समय से ये पार्टिकल इसके ऑब्जर्वेशन में रहता है ना, उसी समय से जर्नी स्टार्ट माना जाता है। तो t इक्वल टू 0 पर ये बोलेंगे कि देखिए इसका इधर कुछ स्पीड है। स्पीड कहने का मतलब इसके पास मतलब इसके पास क्या है, ये मोशन में है, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, मोशन में है। ये मोटा मोटी टर्म देखो। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। है ना, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के पास जो स्पीड होती है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं। कल देखे थे भी, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर मतलब जब से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टिकल पहले से आ रहा होगा, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आया है ना। कोई आदमी पॉलिटिकल खेला खेल रहा है, लेकिन किसी के ऑब्जर्वेशन में आंख पे तब चढ़ता है जब उसको लोग नहीं कहते हैं इसको ऑब्जर्व करो, है ना। मान लेते हैं कोई भी चीज है, कोई आदमी राइज कर रहा है, पैसे आने स्टार्ट हो गया उसके पास, और वो ऐसे कमा रहा था, किसी के आंख पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये ऑब्जर्वर है, ये पहले से जर्नी करके आ रहा था, पहले से ये मोशन करते हुए आ रहा था, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर है। तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ से काउंट होगा, और t इज इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल के पास जो स्पीड होगी उसको इनिशियल स्पीड बोलेंगे। और ये सिंपल सी बात है, मोशन के लिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मोशन रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है, आगे सब डिटेल पढ़ाऊंगा। चलो, तो ये तो इनिशियल स्पीड हो गया। अब बोला है इफ ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग along a straight line with initial velocity, वेलोसिटी मतलब इसमें डायरेक्शन मेंशन हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर में एक वेक्टर का साइन देते हैं, इसका u दिया है, यहाँ आई कैप दे देंगे। अब ये आपको ब्रेन के ऊपर गया ना, ये आई कैप क्या लिख दिए, इसके ऊपर तीर नीतीश जी का क्या मार दिए, तो इसीलिए इसको छोड़ो अभी। हाँ, इसको अभी छोड़ो। इतना मोटा मोटी जो 9th क्लास में पढ़े हो, ये देखो कि डायरेक्शन का बस डिफरेंस रहता है। किसका डिफरेंस रहता है? हाँ, डायरेक्शन का। मोटा मोटी टर्म देखो, तो इनिशियल स्पीड ये है आपका, है ना, उसमें डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, एक्स डायरेक्शन में है उसका मोशन, तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किताब में जो लिखा है तो उसे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो पार्टिकल चल रही है इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलती रहेगी, तब कहा जाएगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल चल रही है। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और उसका वैल्यू ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब चलो 9th क्लास में पढ़ते थे आप, जब पार्टिकल मोशन में हो और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ड्यूरिंग मोशन, पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा हो, 1 डायमेंशनल मोशन करते हुए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जो 9th क्लास में पढ़ते थे, तो इस केस में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा को बोलते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो पढ़ते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। काइनेमेटिक्स चैप्टर में इसको ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करूंगा, आपको इंटीग्रेशन मेथड डिफरेंशिएशन से भी डिराइव करूंगा, और वहां पर यही सब पढ़ना भी है, आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो ये तो अभी छोड़ ही दो, ये सब रटा जाएगा आपको। तो पार्टिकल जब 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा हो, ड्यूरिंग मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। ये जो तीनों इक्वेशन लिखा हूं, इसमें जो ए होता है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब 5, 10, 20, 25, 50, है ना, यहाँ पर रहेगा। यू क्या है, इनिशियल स्पीड। टी इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल के पास स्पीड होती है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब पूछ देगा कि 2 सेकेंड बाद
इसकी स्पीड क्या हो जाएगी पार्टिकल की, तो यही लगा देंगे। v को बोलते हैं फाइनल स्पीड, u को बोलते हैं इनिशियल स्पीड, a यहाँ पर कांस्टेंट होता है, और t कितने टाइम बाद उसका स्पीड पूछ रहा है, वो टाइम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं। अब पूछा जाएगा कि 2 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो यही आपको 9th में पढ़ना था। तो इसमें नेसेसरी कंडीशन आता है कि 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, कहने का मतलब टाइम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट पार्टिकल का चेंज हो रहा हो, Yes. और ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी ये Yes, तीनों sir. इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। अगर 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, अगर 2D होगा, तो उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, ये वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना, तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो सब डिटेल पढ़ना है। अभी जो 9th का पढ़े हैं वही यहाँ पर बताए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में बोला था कि ये जो स्टार्ट कर रहा है उसका इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो आपसे पूछा है इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये तो इक्वेशन ही लिख दिया यहाँ पे। कहने का मतलब जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप ही बताओ, u क्या है, कांस्टेंट होगा, t इज इक्वल टू 0 पर जो स्पीड होगा वो तो कांस्टेंट होगा कि नहीं। अच्छा, a कांस्टेंट लेते हैं, हाफ कांस्टेंट है, मतलब जो x है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और मैं कल बताया था कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो वही पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन इसमें है, तो इसको मिटाता हूं। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, बोल रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी में ये लिंकेज था, ये डेटा दिया हुआ था। अब आपसे पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी, केवल आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है। आपको ही पता है dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का एक बार जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेलोसिटी। और याद रखना, इस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, अब ये भी टर्म आपके लिए नया मिला, तो ये सब Yes. वहां पर यूज होगा। ठीक है, हाँ, डी यूज करते हैं स्मॉल के लिए, और डेल यूज करते हैं लार्ज के लिए। तो इतना अभी छोड़ दो ब्रेन में, बस ये देखो कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो सीखे हैं ना कि एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब मोटा मोटी थोड़ा बहुत जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाता है आपको। तो चलो, तो डिफरेंशिएट इसको, Velocity. तो क्या हो जाएगा, ये तो u है। अच्छा, टी का तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. प्लस है हाफ तो Yes, कांस्टेंट sir. है, ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, t² का Yes, sir. डिफरेंशिएशन 2t नहीं हो जाएगा, बोलो। Two. ये 2 से ये 2 Yes, कट sir. जाएगा, तो u प्लस Yes. क्या आ गया, बोलो AT आ गया। देखो कितना शानदार आ गया कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये फर्स्ट Velocity. इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं। तो देखो संजोग Yes, क्या sir. है, आपको जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस AT आ गया कि नहीं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही बोल रखा था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में, हमको मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस AT, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में इसमें बी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा,
बी ऑप्शन में दिया हुआ है डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या रही है u प्लस ए टी, क्या रहा है u प्लस ए टी। अच्छा ये चीज बताओ, अगर मैथ में मैं पढ़ाता ये एक्सप्रेशन दे देता और कहता डिफरेंशिएशन कीजिए, तब से आप ये लिख देते कि नहीं। लेकिन देखो इसी में फिजिक्स जब इन्वॉल्व है तो कथा कहानी में उस समय से बोल रहा हूं, यही चीज है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखो जैसे एफ इज इक्वल टू एम है, मैथ वाला कहेगा ये भी सही है। एम इज इक्वल टू एफ बाई ए, मैथ वाले कहेंगे ये भी सही है, इसमें क्या गलती है, ए को बटा में कर दीजिए। अच्छा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू एफ बाई एम भी लिखेंगे तो मैथ वाला कहेगा ये भी सही है। तो फिजिक्स वाला कहेगा कि ये उतना सही नहीं है, ये उतना सही नहीं है, ये सही है। अब बताओ, तो फिजिक्स में यही चीज पढ़ना है मैथ के लिए, तो मैथ के पास क्या कर सकते हैं, टूल है। मैथ को साइंस का पार्ट नहीं माना जाता है, मतलब मैथ एक क्या है, टूल्स है जो साइंस को पढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो यही इसी में सेंस देखो, आप कहोगे मैथ पढ़ने वाला आदमी क्या बताएगा, जैसे ए बराबर एम ए है ना, कहेगा ये भी ठीक है। अच्छा एम का वैल्यू एफ बाई ए मैथ में लिखते ही हैं, ये भी सही है। फिर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ बाई एम, ये भी सही है। मैथ वाला कहेगा तीनों सही है, इसमें गलत क्या है। लेकिन फिजिक्स वाला कहेगा, वो सर पकड़ लेगा, वो बोलेगा कि ये नहीं होगा, ये करेक्ट है। तो लॉजिकल भी चलता है इसमें, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है नेट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करती है, बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करेगा। ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है कि जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको थिंक करना पड़ेगा, आपको हर एक टर्म क्या कहता है उसको मीनिंग समझना पड़ेगा। लेकिन अब देखो इसी में मैथ रहता, मैं ये एक्सप्रेशन देता, कहता कि तो आप कहते सर ये तो एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, dx बाई dt आ गया, यहाँ u प्लस ये आंसर मार्क भी देंगे। लेकिन ओरिजिनल मीनिंग समझाने में मुझे आपको 5-7 मिनट यहाँ पर लग गया, है ना। इसमें u क्या है, इसमें a क्या है, और सारा जो भी डेराइव जो एक्सप्रेशन आपको आएगा यहाँ पर, आगे धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर एक टर्म कैसे आया है उसको आपको रखना भी है, याद भी रखना है, कैसे अप्लाई करेंगे ये भी याद रखना है। तो मैथ और फिजिक्स में यही डिफरेंस आपको हो जाता है, मैथ आपको हेल्प करता है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन सीखें, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या प्रोसीजर चला है वो सब देखें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा था और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ एक रिलेशन दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आंसर आ गया, लेकिन हमको ये भी पता है कि एक बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अब चलो। तो यहाँ पर आपको v आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ गया है। अब देखो v किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। क्यों, u तो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी और स्पीड में डायरेक्शन का बस चक्कर रहता है। हाँ समझो कि शादी ब्याह हो गया और जो थोड़ा बहुत सर सलामी बाकी है वही चीज है स्पीड और वेलोसिटी में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का चक्कर है। ये इसके पास अमाउंट बस होता है, ये स्केलर टर्म है, स्पीड क्या है, स्केलर टर्म है, और वेलोसिटी आपका वेक्टर टर्म है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं बोला कि वेक्टर जरूरी है। अब बताओ जितने फिजिकल क्वांटिटी आपको आगे मिलेंगी, वेक्टर और स्केलर जब नहीं जानेंगे तो अब बताओ वो टाइम अगर यहाँ पर नहीं देंगे तो आगे तो 12 में भी देना पड़ेगा, 11th में भी देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब आप रियलाइज कर रहे होंगे। आगे का टॉपिक आप अपने से भी कर सकते हैं, जब स्पीड आ जाता है तो स्टूडेंट कर लेते हैं, हेल्प करूंगा मैं, कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको दिक्कत होगी। अभी दिक्कत हो रही है कि नहीं,
यही टर्म बाद में बोलूंगा तो इजी लगेगा। तो चलो, तो अब देखो यू तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में दिया भी है, मतलब भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। तो एक बार जब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, एक बार लिख भी दे रहा हूं जैसे पढ़ाता था, भी के जगह इसको लिख देंगे। बोलो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको इस पे ऑपरेट करा दे रहे हैं। देखो यस आप प्लस है, प्लस लिख देंगे, इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे। यस लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब सीख चुके हैं। यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। 0 हाँ, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ए आ गया कि नहीं। और डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, है ना। तो ए आ गया, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है, ए कांस्टेंट है, मतलब देख भी रहे हैं, है ना। मतलब जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कितना है, ए है। अगर ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दे तो कहेंगे पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा भी सकते हैं। आप देखो संयोग क्या है, एक्सप्रेशन जो दिया था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिया ही था। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो रिलेशन होता है, 9th क्लास में पढ़े हैं। वो जानबूझ करके इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको समझाने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन उठाया कि 9th का थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो समझने वाला एक लाइन का जो चीज था कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया रहेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिल जाता है। अब वेलोसिटी जब मिल जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। मतलब एक चीज और समझ में आया, लिखते चलो कि dx बाई dt को, अभी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इसको वेलोसिटी बोलना। क्या बोलना, वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी। अभी डिटेल पढ़ना है, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर का चीज है, हल्का हल्का, अंदर में डिटेल इसका मीनिंग समझेंगे। और जब वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हमें मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब चलो, अब डेफिनेशन भी बोलते चल रहा हूं जो 9th में पढ़ते थे, इसको पढ़ते हैं रेट। देखो जब भी रेट बोला जाता है ना तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज, रेट बोल दिए मतलब दो लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें टाइम भी फैक्टर आ जाता है, तो रेट हो गया। और इसको चेंज, रेट ऑफ चेंज ये ऑफ स्मॉल चेंज होता है ना, हाँ, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। तो ये उतना डिटेल में अभी मत जाओ, अभी एक लाइन यही समझो कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो एक मीनिंग ये निकल करके आए, तो आपको भी लग रहा होगा ओके, अब लग रहा है डिफरेंशिएशन का कुछ रोल है कि ये तो ऐसे चल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। मतलब एक तरीके से काइनेमेटिक्स चलने लगा। ठीक है, जो 9th में थोड़ा थोड़ा टर्म जाने भी है, इसको वेग बोलते हैं, इसको त्वरण बोलते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में, आप ना 10th 9th थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़े होंगे। आजकल के तो स्टूडेंट सब ज्यादातर 50 क्लास शुरुआती से तो इंग्लिश मीडियम रहता है। क्या है, इंग्लिश में आपका बुक था कि हिंदी में, पुष्कर आपकी बुक 10th क्लास तक हिंदी में थी कि इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश होगी। में आजकल तो नर्सरी से इंग्लिश में स्टार्ट है, हाँ, जो यस सर शुरुआती से लोग, तो आप तो इस जनरेशन के, आप तो ये सब टर्म, तो इसीलिए फिजिक्स हिंदी में पढ़ना बहुत टफ है।
ये सब एकदम इजी टर्म में पहले से जाने हुए है ना। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। इसको डिटेल में एक एक टर्म पूरा वहां पर काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। चलो, तो यही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, लिंकेज क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन दिया हुआ था एक्स का टाइम के साथ, वेलोसिटी पूछा हुआ था, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए जो आया, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप 10th क्लास में करंट चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं? करंट चैप्टर पढ़े हैं? थोड़ा सा तो जानते होंगे। चार्ज बाई टाइम, मोटा मोटी देखो, चार्ज बाई टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट जो आप पढ़े हैं क्या पढ़ते हैं? चार्ज। यही 10th क्लास में पढ़ते थे ना, चार्ज बाई टाइम, क्यू बाई टी। चार्ज को क्यू लिखते हैं, नीचे में टी लिखते हैं, यही लिखते हैं कि नहीं? चार्ज बाई टाइम है ना, तो क्यू बाई टी यहां पर हो गया है ना। तो क्यू को क्या लिख देंगे? क्यू को ऐसे करते थे ना, आई टी नहीं लिख देंगे? लिख सकते हैं। 10th क्लास का मोटा मोटा टर्म यहाँ लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन एक है। चलो, आप कह रहे थे ना कि सर यूनिट एंड डायमेंशन अब देखो, अगर बीच बीच में टर्म लिख दूं, अब बहुत कितना टर्म है पता नहीं, तो आपके ऊपर से सब जाते रहेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने के लिए लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन साथ में अगर पढ़ेंगे ना, चैप्टर के साथ साथ पढ़ते चलेंगे, फॉर्मूला आते चलेगा, उसका साथ में यूनिट और डायमेंशन चलते रहेंगे। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब मास के साथ मास ऐड होगा, लेंथ के साथ लेंथ ऐड होगा, हाथी के साथ हाथी ऐड होगा, ऐसा नहीं होगा बाघ के साथ हाथी ऐड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन जिसका सेम रहेगा उसी को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक वो जनरल बता दूंगा और साथ साथ चलते रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो उसका कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लिंकेज क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए वायर इज गिवन बाय, ओके, एक वायर है, चार्ज हवा में तो फ्लो नहीं करेगा। जैसे देखते हैं आपके गांव में जो लाइट आती है, ऐसा थोड़े है कि हवा में लाइट वायर से आता है ना, वहां कांटा लोग फेंक देते हैं तब घर में आपको लाइट आती है, ये करंट आता है ना, करंट से आप फैन जलाते हैं, है ना, ये सब चीजें। तो ये वायर है, वायर में पहले के टाइम में बिहार में लाइट नहीं था तो इसमें करंट नहीं था, करंट मतलब चार्ज भी नहीं होगा, भले वायर सिंपल था, इस पे लोग कपड़ा पसारते थे, है ना। लेकिन अब टाइम है कि इसमें लाइट, ये करंट है, मतलब करंट कहीं पर है, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है, नया टाइम का है ना। गांव में भी 24 आवर बिजली है, 24 आवर तो नहीं, 22 आवर। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो ये है आपका वायर, और वायर में अगर करंट है तो इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि Q बाई टी होता है चार्ज बाई टाइम। चार्ज का नेट ट्रांसफर होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट नेट चार्ज का ट्रांसफर होता है, तभी हम लोग मानते हैं कि करंट है। क्या है? करंट है ना, छुएंगे तो झटका मारेगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए वायर इज गिवन बाय, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 sin 3t दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चलो देखो फिजिक्स और मैथ में कितना डिफरेंस है। अगर ये मैं एक्सप्रेशन दे दूं तो आप कहेंगे सर क्यू जो है ना टी पे डिपेंड कर रहा है, और साइन दिख रहा है ना सर, ये तो बनाए थे, ये तो ट्रिगो फंक्शन है। एक बार अगर सर डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, तुरंत आप बोलेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो मैथ पढ़ना कितना इजी है, फिजिक्स पढ़ना कितना टफ है थोड़ा सा। आप कहेंगे कि क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ही बोलो, खूब बनाए हो, टी पे। अगर कोई ये एक्सप्रेशन दे दे या कहे डिफरेंशिएट करो तो आप कहेंगे कि ये चार्ज जो है क्यू जो है टी पे डिपेंड कर रहा है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा ये साइन है मतलब ट्रिगो फंक्शन है, उसका फॉर्मूला जानते हैं तो करो। तो डी क्यू बाई क्या कर सकते हैं? डी टी। क्या कर देंगे? और डी बाई डी टी, क्यू के जगह क्या है? 3 sin 3t पुट कर देंगे। खूब बताया हूं, ये 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे डी बाई डी टी, और यहाँ पर साइन 3t है।
हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। अच्छा डी क्यू बाई डी टी जो जानते हैं ना, आई का वैल्यू क्यू बाई टी लिखते हैं, इसी को हम लोग यस अगर स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर होता है उसके लिए डी का यूज करते हैं, डी क्यू बाई डी टी। इसी को हम लोग करंट बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस करंट। अब 2 बार इंस्टैंटेनियस टर्म यूज कर दिया, मतलब एक और चीज आपको लग रहा है कि सर डीवी बाई डी टी बोल रहे थे, वो क्या था, dx बाई डी टी क्या था, ये इंस्टेंटेनियस को बताता है। किसको बताता है? इंस्टेंटेनियस करने का मतलब उस पार्टिकुलर टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी। अब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मीनिंग समझते रहो। तो ये आपका जो आई आएगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब उस पार्टिकुलर टाइम पर जो वायर में करंट की वैल्यू होगी। अब समझ में आ रहा है? तो चलो डी क्यू बाई डी टी को आई लिख दिया, और यहाँ पर 3 है। और ये देखो इसका डिफ्रेंसिएशन सीखो हो ना, कैसे? आप बताओ। साइन का मोटा मोटी क्या मानेंगे? यहाँ पर साइन का क्या होगा? कॉस लिख देंगे। कॉस, यहाँ 3t था तो 3t लिख देते किंग, चैन रूल 3t वाला है ना। अच्छा इंटू 3t क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? t के रेस्पेक्ट में 3 इंटू 1 नहीं हो जाएगा। अब 3 से इसमें करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो 9 और cos 3t नहीं हो जाएगी। मतलब करंट का जो वैल्यू है वो ये इंस्टेंटेनियस करंट है जो वायर में फ्लो कर रहा है, वो है आपका 9 cos 3t। आ गया कि नहीं? बोलो। मतलब चार्ज का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ था, चार्ज फ्लो कर रहा था, साइनसॉइडल फंक्शन था, है ना। तो चार्ज को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको जो करंट आया इसको अब थोड़ा थोड़ा सीखते भी रहो, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया? 9 cos 3t, 9 cos 3t। इसी में मैं मैथ बताता तो टफ से बता देता, लेकिन ये टर्म बोलना पड़ रहा है। 9 cos क्या हो जाएगा? 3t। ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है। आ गया कुछ कर सर अभी रन दिया कल। ठीक है ठीक है। बोल रहे हैं सर आज रन दीजिए ना, कल क्लास कर लेंगे, थोड़ा काम आ गया कुछ। अच्छा ठीक है ठीक। तो इस क्वेश्चन को करना, ठीक है? हेलो हाँ इस क्वेश्चन को करना। ठीक है सर यस।